नमस्ते गाइस और आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं यूएफसी फाइट नाइट की मेन इवेंट फाइट गिलबर्ट बर्न्स और माइकल मोरालेस के बीच में जो हुई थी, जहां पर माइकल मोरालेस गिलबर्ट बर्न्स को रैग डॉल करके बीट करता है। और ये चीज देखना कि कोई गिलबर्ट बर्न्स को डोमिनेट करके विन कर रहा है, ये चीज बहुत बड़ी चीज है क्योंकि गिलबर्ट बर्न्स एक काफी सॉलिड फाइटर है। बट यहाँ पर हम दोनों की पावर का क्लियर डिफरेंस देख सकते थे। जिधर गिलबर्ट बर्न्स जब कोई पंच को लैंड कर रहा था, उसने एक दो बार माइकल मोरालेस के ऊपर क्लीन पंचेस को लैंड किया है, लिटरली उसकी चिन पे लैंड किया है। बट फिर भी माइकल मोरालेस इजीली उन पंचेस को ले लेता है। बट जब गिलबर्ट बर्न्स की बात आती है तो गिलबर्ट बर्न्स ने अपने गार्ड को भी ऊपर रखा था और वो पंचेस को पार्शियली भी ब्लॉक कर ले रहा था। बट फिर भी माइकल मोरालेस के पास इतनी ज्यादा पावर है कि पार्शियली लैंड पंचेस भी गिलबर्ट बर्न्स को स्टंबल कर दे रहे थे। और जब भी कोई गिलबर्ट बर्न्स के ऊपर क्लीन कोई पंच लैंड हुआ है तो गिलबर्ट बर्न्स हर बार हर्ट हो रहा था। माइकल मोरालेस ने यहाँ पर अपनी रीच की बहुत अच्छी एडवांटेज ली है, जहां पर वो गिलबर्ट बर्न्स को ज्यादा डिस्टेंस क्लोज करने नहीं दे रहा था, वो अपने जैब के पीछे रख रहा था बर्न्स को। और इसी के साथ हम ये तो नहीं बोल सकते कि माइकल मोरालेस एक ज्यादा टेक्निकल फाइटर है, क्योंकि जो उसके हुक्स थे वो थोड़े से टेलीग्राफ होके आ रहे थे एंड ऑल्सो जो उसका गार्ड था वो समवट थोड़ा सा नीचे रह रहा था। तो ये चीज माइकल मोरालेस को इंप्रूव करनी है। बट जब स्पीड की बात करें, डिस्टेंस मैनेजमेंट की बात करें या फिर पंचिंग पावर की बात करें, तो यहाँ पर माइकल मोरालेस ने इन सब जगह गिलबर्ट बर्न्स को डोमिनेट किया है। और एंड में हम यही देखते हैं कि माइकल मोरालेस गिलबर्ट बर्न्स के ऊपर हैमर डाउन कर रहा होता है पंचेस को, जिसकी वजह से गिलबर्ट बर्न्स को ग्राउंड में जाना पड़ा। और जैसे कि हमें पता है कि गिलबर्ट बर्न्स एक गिव अप करने वाला फाइटर नहीं है, तो उसने बहुत ज्यादा ट्राई की कि वो कैसे भी करके माइकल मोरालेस को ग्राउंड में लेके जाए। बट माइकल मोरालेस की पावर टू मच थी गिलबर्ट बर्न्स के लिए, और इसीलिए एंड में जो माइकल मोरालेस गिलबर्ट बर्न्स के ऊपर पंचेस को थ्रो करे ही जा रहा था, तो रेफरी को स्टेप इन करना पड़ता है और ये फाइट ओवर हो जाती है। तो गिलबर्ट बर्न्स के ऊपर विन लेने के बाद अब डेफिनेटली माइकल मोरालेस टॉप 10 में एंटर करने वाला है। वो वन ऑफ द बिग वेल्टरवेट फाइटर्स में आता है, तो माइकल मोरालेस टॉप रैंक वेल्टरवेट के लिए एक नाइटमेयर फाइटर बन सकता है। बट अभी ये चीज बोलना थोड़ा सा जल्दी है, मुझे लगता है एक और विन माइकल मोरालेस को लेनी होगी और फिर हमें बेसिकली प्रॉपर आइडिया लगने वाला है कि माइकल मोरालेस कहां पे स्टैंड करता है। बट एज ऑफ नाउ गिलबर्ट बर्न्स को डोमिनेट करना ये कोई मजाक की बात नहीं है। तो ह्यूज विन बाय माइकल मोरालेस और 2025 में अनडिफीटेड स्ट्रीक को मेंटेन रखना ये बहुत बड़ी बात है, तो इसीलिए ये विन और भी बड़ी बन जाती है। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं लाइट वेट फाइटर पैडी पिम्बलेट के बारे में, जहां पर वो यूएफसी के डिसीजन से कि इस्लाम महाचेव को अपनी बेल्ट को वेकेट करना होगा, इसके बहुत ज्यादा अगेंस्ट है। जिधर उसे लगता है कि यूएफसी को इस्लाम महाचेव को साइमल्टेनियस डबल चैंपियन बनने देना चाहिए था, यानी कि इस्लाम से उसकी लाइट वेट बेल्ट को वापस नहीं लेना चाहिए था। तो पैडी पिम्बलेट कहता है कि इस्लाम महाचेव ने अपनी बेल्ट को 4 बार डिफेंड कर लिया है, तो उसे डेफिनेटली राइट था कि वो अपनी बेल्ट को होल्ड करके और फिर वेल्टरवेट डिवीजन में जाकर सेकंड बेल्ट के लिए फाइट करता। और इसी के साथ अगर इस्लाम महाचेव को बेल्ट वेकेट करने के लिए बोल सकते हैं, तो फिर ऐसे तो हेवीवेट चैंपियन जॉन जोन्स को स्ट्रिप कर देना चाहिए। अब इसके बाद इलिया टोपुरिया की बात करते हुए, जिसके साथ पैडी पिम्बलेट की लॉन्ग टर्म राइवलरी चलते आ रही है, तो यहां पर पैडी कहता है कि अपार्ट फ्रॉम जॉन जोन्स एंड टॉम एस्पिनल की फाइट, उसे लगता है कि उसकी और इलिया टोपुरिया की फाइट सबसे बड़ी फाइट है यूएफसी में, और ये फाइट डेफिनेटली होनी चाहिए। अब यहां पर पैडी पिम्बलेट ने बहुत बड़ा क्लेम किया है, जहां पर वो कहता है कि उसे स्टिल लगता है कि अभी तक इलिया टोपुरिया की जितनी भी फाइट्स हुई हैं, वो सारी उसे हैंड फाइट फाइट्स हैं, यानी कि यूएफसी ने उन फाइट्स को पिक किया था ताकि वो इलिया टोपुरिया के लिए इजी फाइट्स बने। अब यहां पर मैं काफी शॉर्ट में बताता हूं, जहां पर पैडी पिम्बलेट ने अपनी बात को एक्सप्लेन किया है। जिधर वो यहां पर कहता है कि मैक्स हॉलोवे लाइट वेट डिवीजन से फेदरवेट डिवीजन में आ रहा था और वो भी जस्टिन गेची के साथ वॉर करके, तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा वीक होगा। वेरस उसकी प्रीवियस फाइट अगेंस्ट अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की, तो अलेक्जेंडर इस्लाम से नॉकआउट होने के बाद 2-3 मंथ्स के बाद ही वापस आ रहा था, जो बहुत जल्दी था। वेरस उसके पीछे अगर हम देखें तो जॉश एमेट की फाइट, जहां पर जॉश एमेट 37 ईयर ओल्ड फाइटर था। वेरस उसके भी पीछे अगर इलिया टोपुरिया की ब्राइस मिचेल के साथ फाइट देखें, तो वी ऑल नो कि ब्राइस मिचेल एक स्ट्राइकर नहीं है, तो इसीलिए इलिया टोपुरिया ने उसे इजीली बीट कर दिया। पैडी पिम्बलेट को ऐसा लगता है कि अगर अलेक्जेंडर इस्लाम से नॉकआउट नहीं हुआ होता, तो वो इलिया टोपुरिया को बीट कर देता। अब एंड में अपनी बात करते हुए पैडी पिम्बलेट कहता है कि उसकी फाइट अगेंस्ट इलिया टोपुरिया एक बहुत बड़ी फाइट है, बट जब फाइट की बात करें तो वो इलिया टोपुरिया को हर जगह बीट कर देगा। अब यहां पर जो पैडी ने बोला है उसकी मेजॉरिटी बात पे मैं एग्री नहीं करता हूं, मैं बस एक ही बात पे एग्री करता हूं कि अलेक्जेंडर ने अपना कमबैक बहुत जल्दी कर लिया था। बट वहां पर भी एक चीज है कि जो इलिया टोपुरिया ने अलेक्जेंडर के ऊपर पंच को लैंड किया है, वो पंच अलेक्जेंडर
अलेक्जेंडर तो क्या कोई भी फाइटर उठा लो, मुझे लगता है इवन लाइट वेट डिवीजन का भी कोई भी फाइटर होता, अगर इलिया टोपुरे का सेम वे से वो पंच पड़ जाता तो कोई भी फाइटर का सर्ट ही नहीं था कि वो नॉकआउट हो जाता। रही बात मैक्स होलोवे की, तो आई डोंट थिंक सो कि जस्टिन गेची के साथ उसकी फाइट एक वॉर फाइट थी, बल्कि पूरी फाइट को अगर हम देखें तो ये फाइट राउंड 4 तक मुझे लगता है प्रीटी वन साइडेड चल रही थी, जहां पर मैक्स होलोवे हर एक राउंड को विन कर रहा था। और फोर्थ राउंड में भी जो मैक्स होलोवे नॉकडाउन हुआ था वो ऑफिशियल नॉकडाउन में नहीं गिना गया क्योंकि वो स्लिप माना गया है। वेरस ये बात रही कि मैक्स होलोवे 155 से 145 पाउंड्स आ रहा था, तो गाइस ये बात यहां पर वैलिड नहीं बनती है क्योंकि मैक्स होलोवे ने जो जस्टिन के साथ फाइट की थी वो 14 अप्रैल को फाइट की थी, और जो इलिया टोपुरे के साथ मैक्स होलोवे की फाइट हुई है वो 26 अक्टूबर को हुई है। तो ये दोनों फाइट्स में 6 मंथ्स का गैप था, तो ये जो वेट का इशू पैडी पिमलेट बोल रहा है ये यहां पर काउंट नहीं होता है। वेरस जॉश एमिट की बात करें तो यस इलिया टोपुरे उस फाइट को विन करने के लिए एक फेवरेट था, बट ऐसे तो पैडी पिमलेट भी फेवरेट था बॉबी ग्रीन और जैरेड गॉर्डन की फाइट में। और रही एंड में बात ब्राइस मिचेल की, तो पैडी पिमलेट ने खुद ही बोल दिया कि ब्राइस मिचेल का हमें पता है कि वो एक स्ट्राइकर नहीं है। तो एग्जैक्टली फाइट में तो यही हुआ है जहां पर इलिया ने ब्राइस को उसी के सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट यानी कि ब्राइस की ग्राउंड गेम को काउंटर करते हुए और उसे एंड में सबमिट कर दिया था। तो मैं यहां पर मेजॉरिटी पैडी पिमलेट की बात पे एग्री नहीं करता हूं, बट यस जो उसने इस्लाम के बारे में बोला है जब उसने जॉन जोन्स से कंपेयर किया तो वो पॉइंट डेफिनेटली एक बहुत वैलिड पॉइंट लगता है। एंड ऑल्सो इसके साथ पैडी पिमलेट वर्सेस इलिया टोपुरे की फाइट जो फ्यूचर में हो सकती है, मे बी नेक्स्ट ईयर हो सकती है, तो ये फाइट सच में बहुत बड़ी है। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं लाइट हेवीवेट चैंपियन मैगोमेड अंकलाइव का क्या कहना था एलेक्स परेरा और यिरी प्रोहास्का के बारे में। अब ये हो सकता है कि अंकलाइव ने ट्वीट ना किया हो, बट फिर भी ये ट्वीट एक काफी सॉलिड ट्वीट है एंड इट्स गुड कि मैगोमेड अंकलाइव या जो उसकी टीम है वो ऐसे ट्वीट्स को पुट आउट करे जा रही है जिससे कि हल्की सी ट्रैश टॉक हो रही है। तो मुझे तो ये स्टार्टिंग से ही पसंद है, बट अब देखते हैं कि मैगोमेड अंकलाइव ने बोला क्या है। तो यहाँ पर अंकलाइव ट्वीट करते हुए बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि अब एलेक्स परेरा एंग के साथ फाइट करना नहीं चाहता तो उसे लीव कर देते हैं क्योंकि वो एक बुली नहीं है। वेरस फेक निंजा यिरी प्रोहास्का की बात करें तो यिरी ने बोला है कि उसे वापस स्कूल में जाना पड़ रहा है क्योंकि उसे रीड करना नहीं आता है। और एंड में अंकलाइव ने बेसिकली डायना वाइट को टैग किया है और ये कहा है कि गिव मी सम फिश, यानी कि उसे कोई भी ओपोनेंट दे दो वो फाइट कर लेगा। अब एक बात तो मैं यहाँ पर एग्री करूंगा कि एलेक्स परेरा जब से बीट हुआ है तो उसका जो ऑरा था, उसकी जो प्रेजेंस थी वो बहुत ज्यादा डाउन चली गई है, और इसीलिए मुझे लगता है कि एलेक्स परेरा एक ऐसा फाइटर है जिसकी पूरी फेम डिपेंड करती है कि वो विन करता रहे फाइट्स को। उसे फैंस तभी एक्साइटेड होते हैं जब एलेक्स परेरा फाइट्स को विन करता रहे, और इसीलिए तुमने अभी नोटिस किया होगा कि एलेक्स परेरा की अब इतनी भी ज्यादा बात नहीं हो रही है। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं डायना वाइट के बारे में, जहां पर कल डायना वाइट से दो बहुत बड़े क्वेश्चंस पूछे गए, जहां पर सबसे पहला था हेवीवेट चैंपियन जॉन जोन्स के ऊपर, जिधर रिपोर्टर यही पूछता है कि जॉन जोन्स को अभी हमने देखा है कि वो थाईलैंड में एंजॉय कर रहा है, और जो उसकी वीडियो क्लिप बाहर जा रही है जहां पर वो मोटरसाइकिल या फिर स्कूटी के पीछे बैठा हुआ है और बेसिकली पार्टी कर रहा है, तो उसको बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला है। तो इस चीज का रिप्लाई देते हुए डायना वाइट कहता है कि 100% फॉर श्योर जॉन जोन्स इस साल फाइट करेगा। तो ये तो कंफर्म हो गया कि जॉन जोन्स इसी साल फाइट करेगा, बट क्या उसका ओपोनेंट बेचारा इंटरम हेवीवेट चैंपियन टॉम एस्पिनल रहने वाला है जो बहुत टाइम से वेट कर रहा है, उसके प्राइम ईयर्स खराब हो रहे हैं, तो क्या वो ओपोनेंट रहेगा ये अभी तक कंफर्म नहीं है। इसी के बाद अगर सेकंड फाइटर की बात करें तो जैसे कि फ्यू डेज पहले मैंने कवर किया था कि कॉनर ने डायना वाइट को टैग किया था और बेसिकली उसकी वीडियो लेट्स गेट दिस शो स्टार्टेड वाली को लगाया था, और वहां पर उसने इलिया टोपुरे और इस्लाम महाचिव की फोटो को भी लगाया था, तो समवट एक हिंट कि वो रेडी है फाइट करने के लिए। तो यहां पर जब इसी के बारे में डायना वाइट से पूछा जाता है तो डायना वाइट स्ट्रेट आउट मना कर देता है, जहां पर वो कहता है कि कॉनर मैकग्रेगर एनी टाइम सून तो फाइट करने नहीं वाला। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।